हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग लास्ट वाले क्लास तक में 5 न्यूमेरिकल्स देखे थे जो एनालिसिस वाले क्वेश्चंस थे। अब आज से हम लोग क्या करेंगे कि आज हम लोग एक कैंटिलीवर का क्वेश्चन करेंगे डिज़ाइन का फ्लेक्सर के लिए। इतने में ही आपका आज ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास हो जाएगा क्योंकि लेंदी न्यूमेरिकल होगा, कॉन्सेप्ट बहुत सारे होंगे, डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग डब्ल्यूज एनफोर्स्ड के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्लास में हम लोग सिंपली सपोर्टेड डिज़ाइन किए थे। सो सिंपली सपोर्टेड जब डिज़ाइन किए थे तो आपको स्टेप्स पता है कि कैसे आपको सबसे पहले साइज एज्यूम करना होगा, स्पैन एज्यूम करना होगा, फिर बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा, बेंडिंग मोमेंट को लिमिटिंग मानना होगा, उसके हिसाब से डेप्थ रिक्वायर्ड चेक कर लेना होगा। अगर वो सफिशिएंट हो रहा है तो उसके बाद स्टील प्रोवाइड कर देना है। बस इतना ही केसेस होता है। अब एक एक करके इस क्वेश्चन को रीड कीजिए और एक एक करके सारे स्टेप्स को ध्यान लाइए कि डिजाइन अ कैंटिलीवर बीम फॉर फ्लेक्सर लिख दिया है इस बार फ्लेक्सर के लिए। द बीम इज लोडेड विद अ लाइव लोड ऑफ 5 किलोन्यूटन पर मीटर ऑन अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। टेक M20 एंड Fe415। अब यहाँ पे जानबूझ के कॉन्क्रीट एंड स्टील नहीं लिखे हैं। अगर जैसे क्या होता है ना कि अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी ऐसे हैं जिनको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर इसमें से कंक्रीट कौन सा है, तो ये उनके लिए ही है कि ये साइंस जो दिया हुआ है M20 और Fe415 यही बता देता है कि कौन सा कंक्रीट है कौन सा स्टील है, ठीक है। अगर जैसे एसएससी जेई के मेंस में पूछेगा तो हो सकता है कि आपको बोलेगा डिज़ाइन ए कैंटिलीवर बीम, बस, और आपको ये सारा डिटेल्स दे देगा, फ्लेक्सर नहीं लिखा रहेगा। तो जब फ्लेक्सर नहीं लिखा रहेगा इसका मतलब है कि आपको वो आगे जब हम लोग करेंगे डिज़ाइन ऑफ बीम तो आपको फ्लेक्सर के लिए भी करना है, शेयर के लिए भी करना है, डेवलपमेंट लेंथ के लिए भी करना है और सारी चीज़ों का एक डायग्राम भी बनाना है। एसएससी पूछता है कंप्लीट वाला। हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्ट बाय पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला स्टेप क्लियर कर लेते हैं जो फ्लेक्सर के लिए एएसटी निकालना होता है वो सीख जा रहे हैं। अभी आगे आएगा तो फिर शेयर के लिए स्टीरअप्स भी प्रोवाइड करेंगे और फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो सबको एक साथ जोड़ देंगे तो उसका न्यूमेरिकल आगे आएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आगे भी डिस्कस होगा, लेकिन अभी एक एक करके हम लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। अब डिज़ाइन करने बोला है। सबसे पहले गिवन कंडीशन क्या क्या गिवन कंडीशन, लाइव लोड गिवन है आपको 5 किलो न्यूटन पर मीटर, स्पैन दिया हुआ है आपको 4 मीटर। अब ये स्पैन में कुछ नहीं लिखा है, इसका क्या वर्ड क्या लिखा है, द बीम इज लोडेड विद अ लाइव लोड ऑफ 5 किलो न्यूटन पर मीटर ऑन ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। डायग्राम बनाइए यहाँ साइड में। ये कुछ कहना चाह रहा है कि ये आपका बीम है कैंटिलीवर, यहाँ से ऐसे निकल रहा है, 4 मीटर का स्पैन है और इसके ऊपर जो है वो यूडीएल आ रहा है जो कि 5 किलो न्यूटन पर मीटर का है। तो ये यूडीएल कहाँ एक्ट करता है, सपोर्ट के अंदर घुस करके तो एक्ट नहीं करेगा ना। यहाँ पे अगर कॉलम है तो उसके अंदर तो नहीं घुसेगा, लोड तो बीम के ऊपर बाहर में ही पड़ेगा। इसका मतलब है आपको ये गिवन है 4 मीटर, वो इसका मतलब क्या है, क्लियर स्पैन है, ठीक है। तो स्पैन इज इक्वल टू 4 मीटर, ब्रैकेट में लिख दीजिए क्लियर, ठीक है। M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है और Fe415 स्टील। अब एक एक करके डिज़ाइन के स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था हम लोगों का, हम लोगों को या तो हम लोग पहले साइज डिसाइड कर ले, ताकि साइज डिसाइड कर लेंगे तो या नहीं तो हम लोग पहले इफेक्टिव स्पैन भी निकाल सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग पहले करते हैं इनिशियल एज्यूमिंग डेप्थ एज पर डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया, क्योंकि पहले तो ये देखना होगा ना कि डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड होता, बाकी कैलकुलेट करेंगे बाद में। तो इसमें हम लोगों का क्या रिक्वायर्ड हो रहा था, हम लोगों के पास फॉर्मूला था स्पैन बाय डेप्थ, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, कैंटिलीवर का आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है डेप्थ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्पैन बाय 7। स्पैन कितना है, 4 मीटर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 7, ये आ जाएगा 571.42 mm। कौन सा आ रहा है ये, इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ इज शुड बी लेस देन इक्वल टू 7। तो इफेक्टिव डेप्थ 571.42 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इससे ज़्यादा एज्यूम कर लेते हैं, देयरफॉर एज्यूमिंग इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू 580 mm। ज़्यादा ही लेना है ना तो राउंड फिगर में ले लिए 580। उसके बाद एज्यूमिंग
क्लियर कवर इज इक्वल टू, अब क्लियर कवर के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसमें, तो हम लोगों को एज्यूम करना है इफेक्टिव कवर ही एज्यूम करना है, एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर। तो अब हम लोग क्लियर कवर एज्यूम कर लिए, मान लीजिए 30, रेनफोर्समेंट का हाफ ले लिए 40, तो हम यहाँ पे 40 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, मेरी मर्जी, हम 40 कर देते हैं, ठीक है। बाद में तो वेरीफाई हो ही जाएगा ना कि कितना mm का रेनफोर्समेंट लगा रहे हैं। तो एज्यूमिंग इफेक्टिव कवर 40, देयरफॉर ओवरऑल डेप्थ प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 580 प्लस 40 इज इक्वल टू 620 mm का आप बीम का पूरा डेप्थ प्रोवाइड करने वाले हैं। अब 620 प्रोवाइड कर दिए, विड्थ कैसे निकालिएगा? तो विड्थ के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से लिख देते हैं एज्यूमिंग ए रेशियो ऑफ या डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं एज्यूमिंग b बाई डी इज इक्वल टू 0.5, देयरफॉर b इज इक्वल टू 300 mm दे देते हैं, क्योंकि 0.5 करते तो ये कितना आ जाता, 310 आ जाता। तो हम लोग डिसाइड किए कि b हम लोग 300 mm दे देते हैं, देयरफॉर बीम साइज इज इक्वल टू 300 बाई 620 mm। तो स्टेप नंबर 1 में हम लोगों का डेप्थ वाला क्राइटेरिया जो है वो कंप्लीट हो गया। अब स्टेप नंबर 2, दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इफेक्टिव स्पैन निकाल सकते हैं, निकाल ही लेते हैं पहले, बाद में लोड कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो मोमेंट निकालने में आसान हो जाएगा। इफेक्टिव स्पैन निकालने के लिए अब आपको यहाँ से याद रहना चाहिए फॉर्मूला IS कोड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ जो निकालना है, तो आपको इफेक्टिव स्पैन निकालना है तो कैंटिलीवर का केस है, और कैंटिलीवर के केस में जो L इफेक्टिव होता था, ये हम आपको IS कोड में बताए थे कि ये L क्लियर प्लस D/2 होता है, बस यही एक क्राइटेरिया था। तो अब D आपको यहाँ से निकल चुका है इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ देखिए, आप चूज़ किए थे कि 580 एज्यूम कर लेते हैं, इफेक्टिव कवर 40 दिए तो 620 हो गया। अब यहाँ पे आपको इफेक्टिव डेप्थ जो है 571.42 आया था, आप यहाँ पे एज्यूम कितना कर लिए 580। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव डेप्थ, हम यहाँ पे बस अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा इफेक्टिव डेप्थ। अब यहाँ पे इफेक्टिव स्पैन L इफेक्टिव इज इक्वल टू क्लियर स्पैन प्लस हाफ इंटू इफेक्टिव डेप्थ। ये कितना हो जाएगा 4000 प्लस हाफ इंटू 580, ये आ जाएगा 4290 mm विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.29 मीटर। ये मेरा इफेक्टिव स्पैन निकल गया। अब आ जाइए स्टेप नंबर 3 में। अब हम यहाँ पे कर सकते हैं लोड कैलकुलेशन, क्योंकि लोड के बाद हम बेंडिंग मोमेंट भी निकाल लेंगे। अब मेरा सेल्फ वेट क्या हो जाएगा, सेल्फ वेट इज इक्वल टू 25 इंटू बी इंटू डी। बी कितना है 300, 0.3, डी कितना है 620 तो 0.62, तो ये हो जाएगा 4.65 किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया, लाइव लोड हम लोग का क्वेश्चन में गिवन है 5 है शायद, 5 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल लोड मेरे स्ट्रक्चर पे कितना आ रहा है, टोटल लोड इज इक्वल टू 549.65 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। देयरफॉर फैक्टर्ड लोड यहीं पे निकाल सकते हैं, फैक्टर्ड लोड WU इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स इंटू टोटल लोड 9.65, तो ये आ जाएगा 14.475 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपका टोटल फैक्टर्ड लोड मिल गया। आपका कैंटिलीवर है, कैंटिलीवर पे ये जो आप UDL था, ये ग्रीन वाला था आपका लाइव लोड, ये 5 का था,
ये वाला आ गया आपका 4.65 किलो न्यूटन पर मीटर का, और इसको फैक्टर करने के बाद अब आपको टोटल लोड जो मिल गया वो आपको मिल गया 14.475 किलो न्यूटन पर मीटर। अब आपको अगर कोई कहेगा कि बेंडिंग मोमेंट निकालिए, स्टेप 4 बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट कैंटिलीवर के ऊपर इस तरह से यूडीएल आ रहा है, तो इसका बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा कि mu, क्योंकि अब तो फैक्टर्ड लोड है ना WU, तो ये mu निकल जाएगा, ये हो जाएगा WL²/2, या इसको और अच्छे से लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं WU × L इफेक्टिव स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अगर नहीं फॉर्मूला याद है तो यहीं पे सपोर्ट रिएक्शन निकालिए, यहीं पे किसी एक पॉइंट पे मोमेंट लीजिए और आपको आ जाएगा WL²/2। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। 14.475 इंटू एल इफेक्टिव था 4.29 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 133.199 था, 19 ही ले लेते हैं, यानी तो 0.2 भी ले सकते हैं किलो न्यूटन मीटर। ये मेरा आ गया फैक्टर्ड मोमेंट। अब हमको डिज़ाइन करना है, तो जितना लोड के हिसाब से जितना मोमेंट आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके उसी के लिए डिज़ाइन कर देते हैं ना। उसका कैपेसिटी चेक करने की ज़रूरत क्या है, कैपेसिटी तो चेक करेंगे ही, लेकिन कैपेसिटी पे डिज़ाइन तो करेंगे नहीं। जो भी मेरा मोमेंट आ रहा है वही मेरा मैक्सिमम माना जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे फॉर डिज़ाइनिंग करेंगे स्टेप नंबर 5, यहाँ पे हम लोग इसका भी नाम दे देते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे करेंगे एज्यूमिंग mu इज इक्वल टू mu लिमिट। ठीक है, हम लोग इसको कर रहे हैं डेप्थ कैलकुलेशन, डेप्थ कैलकुलेशन नहीं लिख करके इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन, इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेशन, क्योंकि अभी तक तो हम लोग एज्यूम किए ना इफेक्टिव डेप्थ, वो तो डिफ्लेक्शन के हिसाब से आया था कि डिफ्लेक्शन के हिसाब से इतना होना चाहिए। अब एग्जैक्टली लोड के हिसाब से कितना रिक्वायर्ड है अब ये भी तो निकालना पड़ेगा ना। तो हम लोगों का mu इज इक्वल टू mu लिमिट कर दिए। अब mu लिमिट का फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि mu लिमिट इज इक्वल टू स्टील कौन सा है Fe415, तो ये हो जाएगा 0.138 FCK BD²। अब यहाँ पे हम लोगों का d² अननोन है, क्योंकि हम लोगों को मोमेंट के हिसाब से d चाहिए। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये है 133.19 इंटू 10⁻6 इज इक्वल टू 0.138 FCK है 20, b लिए हैं हम लोग 300 इंटू d²। तो d निकालना है तो अंडर रूट ये सारी चीज़ें हो जाएंगी 133.19 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 0.138 FCK 20, b है 300। इसके हिसाब से रिक्वायर्ड आ रहा है 401.08 mm। तो जब इफेक्टिव डेप्थ अब रिक्वायर्ड कितना आ रहा है 401.08, यहाँ आप डिफ्लेक्शन के हिसाब से कितना ले लेते हैं 571.42। तो अगर आप यहाँ पे 401.08 प्रोवाइड करने लग जाएंगे, अगर आपके कैलकुलेशन में यहाँ पे आपको आया कि कम रिक्वायर्ड आ रहा है, तो कम नहीं कर देना है डेप्थ को, क्योंकि यहाँ पे आप किसके हिसाब से ले रहे थे डिफ्लेक्शन के हिसाब से, यहाँ डेप्थ किसके हिसाब से निकाले बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपको फाइनली अब लिखना होगा देयरफॉर अडॉप्ट बीम डेप्थ इज इक्वल टू 620 mm, या पहले ऐसे लिख लीजिए अडॉप्ट इफेक्टिव बीम डेप्थ, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 580 mm, क्योंकि आपके दोनों में से जो ग्रेटर रहेगा, उस लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हम लोग सिंपली सपोर्टेड किए थे वहाँ मेरा मोमेंट के हिसाब से डेप्थ का ज़्यादा रिक्वायर्ड आया था। तो हम लोग अगर वही डिफ्लेक्शन वाला डेप्थ प्रोवाइड कर देते तो डिफ्लेक्शन में दिक्कत नहीं होता, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वजह से वो अल्टीमेटली टूट जाता। इस वाले में बेंडिंग मोमेंट के लिए कम रिक्वायर्ड हो रहा है, लेकिन हो सकता है वो बीम टूटेगा नहीं, लेकिन डिफ्लेक्शन में क्योंकि डेप्थ कम दे रहे हैं 580 नहीं देके इफेक्टिवली 401 देने वाले हैं, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कम डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हर हाल में तो फेलियर ही होगा ना, कोलैप्स नहीं होगा, सर्विसिबिलिटी हो जाएगा।
जाएगा। तो हम लोगों को दोनों में से याद रखिएगा हमेशा, जो ज़्यादा होगा वही चूज़ करना है, ठीक है। तो एडॉप्ट इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम इज इक्वल टू 580 mm, देयरफॉर फाइनल साइज ऑफ बीम इज इक्वल टू 300 mm बाई 620 mm। यहाँ पे आपका बीम का ज्योमेट्री वाला सारा कैलकुलेशन खत्म हो गया। अब आप बेंडिंग मोमेंट आपके पास पता है यही वाला है, इसके हिसाब से आपको डेप्थ ये रिक्वायर्ड आ रहा था, फिर भी आप चलो थोड़ा ज़्यादा ही डेप्थ प्रोवाइड कर दिए क्योंकि डिफ्लेक्शन को बचाना था। तो अब आपका सारा जो है रिक्वायरमेंट वो फुलफिल हो गया। अब आपके बीम में बचा क्या, रेनफोर्समेंट देना। अब रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए। स्टेप नंबर 6, रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन। अब रेनफोर्समेंट कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बेस्ट है भी आपके पास कंडीशन कि आप पीटी का फॉर्मूला आपके पास पता है, आप परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लीजिए, इस बेंडिंग मोमेंट के हिसाब से वो निकलेगा, तो एकदम पॉइंट टू पॉइंट एक्यूरेट आएगा, और उसको आप एएसटी में कन्वर्ट करके नंबर ऑफ स्टील्स डिसाइड कर लीजिए। तो यहाँ पे पीटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, 50 × 1 - √1 - 4.6 FCK इंटू MU/BD² होल डिवाइडेड बाई FY/FCK, ठीक है। अब इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। वन माइनस √1 - 4.6/20 इंटू MU है 133.19 इंटू 10⁻⁶। ये यहाँ करना नहीं भूलिएगा क्योंकि यूनिट चेंज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये BD² से आप डिवाइड कैसे करेंगे ना। B है आपका 300 और D हम लोग अब रहने दिए हैं 580²। यहाँ है FY/FCK 415 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आ रहा है 0.398%। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है डेसिमल, कोई इशू नहीं है। तो पीटी अब आ गया मेरा 0.398%। अब हमको रेनफोर्समेंट देना है एएसटी के फॉर्म में, डायमीटर के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, पहले एएसटी निकाल लेंगे। एएसटी कैसे निकाल सकते हैं, PT/100, ताकि डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए वो, इंटू B इंटू D। PT कितना है 0.398 डिवाइडेड बाई 100 इंटू B है 300, D है 580, तो ये आ जाएगा 693.73 mm²। अब ये कैंटिलीवर बीम है। अब यहाँ पे डायग्राम बनाना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अब यहाँ से आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं ना। अभी तक तो हम लोग बिना डायग्राम के चल जा रहे थे। ये मेरा बीम है, कॉलम है, इसमें से मेरा एक कैंटिलीवर बीम निकला 4 मीटर का। ठीक है, अब इसका आप किसी भी एक जगह से क्रॉस सेक्शन कट किए, यहाँ से, तो इसका आपको सेक्शन दिखाई देगा, यहाँ क्रॉस सेक्शन। ये हो गया मेरा एलिवेशन, ये हो गया मेरा सेक्शन, इसको हम बोल देते हैं XX, तो ये हो जाएगा सेक्शन XX। अब ये बीम है, इस बीम का साइज़ आप यहाँ फाइनल कर चुके हैं, यहाँ लिख दीजिए। ये आप डिसाइड कर दिए कि आप 300 mm देंगे, ठीक है। यहाँ इसका ये स्पैन दिखा दीजिए, ये कितना था, 4 मीटर था। जिस चीज़ में जो इन्फॉर्मेशन, यहाँ स्पैन नहीं दिखा सकते, यहाँ दिखा सकते हैं, यहाँ दिखा दीजिए। यहाँ पे आपको ये डेप्थ आप दिखा सकते हैं, तो एक ही बात है, हम यहाँ पूरा ऐसे करके हम डेप्थ ही दिखा देते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा मेरा 620 mm, ठीक है। अब कैंटिलीवर बीम में रेनफोर्समेंट कहाँ देते हैं, आपका सिंपली सपोर्टेड में आपका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ऐसा बनता है। ये आपका नॉर्मल सेक्शन रहता है पहले बीम का,
इस बीम में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऐसा बनता है, तो हम लोग बॉटम में स्टील यहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। कैंटिलीवर में यही बीम है, इस बार ये यहाँ से ऐसे सपोर्टेड है, इसमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा। ये है पॉजिटिव वैल्यू, अगर ये बीम ऐसे बेंड कर रहा है तो ये आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आता है। इसका मतलब है पॉजिटिव बीम के नीचे मान रहे हैं, नेगेटिव बीम के ऊपर मान रहे हैं। तो बीम के ऊपर आ रहा है, इसका मतलब है कि ये बीम कैसे बेंड करना चाह रहा है, ऐसे बेंड करना चाह रहा है, ऐसे कुछ टूटेगा। तो ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा। बीम के सिंपली सपोर्टेड में सेंटर वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होता है, इसको बचाने के लिए रेनफोर्समेंट देते हैं। कैंटिलीवर में ये टॉप का जो एज है ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा, इसको हम यहाँ मार्क कर दे रहे हैं अच्छे से फेयर में। ये वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होगा, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू ये मैक्सिमम आएगा, और ये ग्रेजुअली पैराबोलिकली आपको रिड्यूस करेगा और एज पे आकर के ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब है एज तक जाते जाते रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी हम लोगों की। तो इसका मतलब हम जो भी यहाँ रेनफोर्समेंट देंगे, फिलहाल तो हम उसी को आगे चला देंगे। तो हमको यहाँ पे रेनफोर्समेंट जो अभी हम निकाल रहे हैं AST, ये हो गया मेरा बीम का न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में, ये हो गया मेरा टेंशन जोन, ये हो गया मेरा कंप्रेशन जोन। ठीक है, मतलब कैंटिलीवर में चेंज हो गया। सिंपली सपोर्टेड में ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये नीचे कंप्रेस हो रहा था तो कंप्रेशन जोन, ये टेंशन में जा रहा था तो ये वाला बोले टेंशन जोन। तो न्यूट्रल एक्सिस से नीचे T, ऊपर C, इसमें उल्टा। तो जब ऊपर T है तो रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड करेंगे ना, क्योंकि हमको ये वाला पॉइंट को बचाना है। और इस पॉइंट को बचाने के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि रेनफोर्समेंट अंदर थोड़ा तक देंगे, तभी तो जाकर के ये पॉइंट बचेगा ना। नहीं तो यहीं तक ऐसे रेनफोर्समेंट दे देंगे और यहाँ से इसको ऐसे बेंड कर देंगे, तो यहाँ पे तो आपको मैक्सिमम हो सकता है ये यहाँ से ऐसे क्रैक करना शुरू कर जाएगा, तो ये रेनफोर्समेंट मेरा अंदर जाएगा। और जब हम लोग डेवलपमेंट लेंथ पढ़ेंगे ना, वहाँ ये चीज़ हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो हमको टॉप में रेनफोर्समेंट देना है, बस इतना सा बात को समझ लीजिए। आप स्ट्रेट भी दे सकते हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर रखना होगा कॉलम के। ठीक है, एक काम कीजिए, अभी इस कन्फ्यूजन को हटा देते हैं, हम ऐसे करते हैं। मान लीजिए हमको ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है, सेक्शन कट करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा ना, यहाँ पे आपको डॉट्स दिखेगा ये। अब ये कितने नंबर ऑफ बार्स दिखाएंगे, तो थंब रूल से तो आपको पता है कि 300 में 3 दिखाना चाहिए मैक्सिमम। आप देखिए कि आप इसको 3 बार में कैसे एडजस्ट करते हैं। 693 है, 700 मान लीजिए राउंड फिगर में। ऐसा रेनफोर्समेंट लेना होगा जिसमें से 3 बार का एरिया 700 से ज़्यादा हो, और बेस्ट लेना है। ऐसा नहीं 700 से ज़्यादा मतलब 1300 1400 निकल रहा है, वो आंसर सुटेबल नहीं होगा। जो बेस्ट पॉसिबल आंसर हो, आपसे बेस्ट कोई और नहीं दे सके। तो आप इसमें क्या दे सकते हैं, 3 अगर आप 16 का लगाते हैं तो एक 16 का एरिया है 201, 3 लगाएंगे तो 604 रह जाएगा। इसका मतलब है कम पड़ जाएगा। जैसे 16 के बाद किसका बार आता है, 20 का बार आता है। 2 20 लगाएंगे तो भी 628 रह जाएगा, वो भी नहीं हो जाएगा। इसका मतलब है कि 3 20 लगा सकते हैं या 220 + 116 लगा सकते हैं। अब यहाँ पे समझिए आपका let us provide थ्री नंबर ऑफ बार्स। अब ये तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना, थंब रूल से तो आपको पता है कि 300 का बी में 693 का AST आया, तो आप कितने नंबर ऑफ बार्स डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड कर लीजिए 3 नंबर ऑफ बार्स। देयरफॉर एरिया ऑफ 1 बार रिक्वायर्ड, ये कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू जो टोटल रिक्वायर्ड है 693.73 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 231.24 mm²। ठीक है, अब एक बार का एरिया 231.24 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे लिखिए कि देयरफॉर π/4 इंटू जो भी डाया आप एज्यूम कर रहे हैं, अभी आपको पता नहीं है कितना रिक्वायर्ड है, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 231.24 mm² होना चाहिए। हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, लेकिन हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि कैसे डिसाइड कर लिए हम लोग इसके लिए कि 693 टोटल आया। ये डिसाइड कर लीजिए आप पहले कि 3 बार देना है कि 4 बार देना है कि 2 देना है। आप 300 में 4 भी दे सकते हैं, इश्यूज़ वो नहीं है, लेकिन हम लोग थंब रूल पे चले। आप 4 लिख लीजिएगा, 4 भी राइट हो जाएगा। आप इसमें 4 बार दिखा सकते हैं। हम अभी 3 डिसाइड करना चाह रहे हैं। AST तो हम उतना ही प्रोवाइड करेंगे ना, जितना रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा ही देंगे। तो एरिया ऑफ एक बार हमको लगेगा तो कितना लगेगा, 693 डिवाइडेड बाई 3 231.24। अब π/4 d² 231.24 होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए कि आपको d कितना रिक्वायर्ड है। तो phi इज इक्वल टू 231.24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई अंडर रूट, मतलब कुछ नहीं, बस phi हम लोग निकाल ले रहे हैं। तो ये आ रहा है 17.15 mm।
अब आपको पता है कि इससे कम आप दे नहीं सकते, इससे ज़्यादा का बार कौन सा अवेलेबल है, 20 mm का। देयरफॉर प्रोवाइड फाई इज इक्वल टू 20 mm। अब नंबर ऑफ बार आप 3 डिसाइड कर ही लिए थे। देयरफॉर AST प्रोवाइडेड इज इक्वल टू 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 942.45 mm स्क्वायर। आप 3 बार 20 mm का दे दीजिए, 942 हो जाएगा, विच इज़ ग्रेटर देन 693.73 mm स्क्वायर। एग्ज़ाम में ये चेक किया जाता है कि AST रिक्वायर्ड से AST प्रोवाइडेड ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप फिर भी कहेंगे कि और बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि 3 बार्स में आपको 2 बार्स आप 20 के डिसाइड कर सकते हैं और 1 बार आप 16 के डिसाइड कर सकते हैं। आप यहाँ पे बता दीजिए कि 2 बार 20 का एरिया इतना, 1 बार 16 का एरिया इतना, दोनों को ऐड किए, वो आपको इससे कम भी आ रहा है और इससे ज़्यादा भी आ रहा है, वो बेस्ट रिजल्ट हो गया। आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, आप यहाँ पे 3 के बदले 4 बार एज्यूम कर सकते हैं। 4 बार एज्यूम कर लीजिएगा तो आपको 1 का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका 700 है, 700 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा तो 200 से कम हो जाएगा। तो आपका आप 16 mm का बार डिसाइड कर सकते हैं। टोटल प्रोवाइड कीजिएगा 800 समथिंग आ जाएगा, 804, 805। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। इसको हम लोग यहाँ से जो हम लोग किए हैं ना, इस स्टेप को हम लोग कहते हैं डिटेलिंग। जब आप RCC स्ट्रक्चर में वर्ड सुनते होंगे, एक सुनते हैं आप एनालिसिस, एक सुनते हैं आप डिज़ाइन और एक सुनते हैं आप डिटेल्स। डिटेल्स हुआ ये कि एरिया रिक्वायर्ड तो मिल गया, अब इसको आप n नंबर ऑफ तरीके से लगा सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ 2 लेयर में भी रेनफोर्समेंट दे सकते हैं, 2 ऊपर दे दीजिए, 2 नीचे दे दीजिए, चारों 16 का रहेगा। तो आप ये डिटेलिंग के लिए आपको होपफुली मतलब चांसेस है कि किसी भी एग्जाम में डिटेलिंग के लिए मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये डिटेलिंग का कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, ये आप कुछ भी कर सकते हैं। बस कंडीशन ये होता है कि एटलीस्ट इतना रिजल्ट मतलब रिक्वायर्ड 693 है, अब आप 694 प्रोवाइड कीजिएगा तो वो तो नंबर कटेगा ही, क्योंकि आप जस्ट इतना एक्यूरेट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। हो सकता है साइड पे आपको स्पेसिंग थोड़ा आगे पीछे कर देगा, हो सकता है कि आपका कंक्रीट का क्वालिटी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो 5% के आसपास तो मार्जिन रखना पड़ेगा ना एटलीस्ट। तो 693 आया है तो आप एटलीस्ट 720 710 से ज़्यादा का प्रोवाइड कीजिएगा तो जस्टिफाइड होगा। ये नॉर्मल सोच के ही आपको लग सकता है कि इसका कोई रूल कोई नहीं है। आप 693.73 के बदले 75 भी दे दीजिएगा, वो पास है लीगली। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपका ये पॉसिबल नहीं होता है ना, इसीलिए रेनफोर्समेंट जब भी दीजिए इससे थोड़ा ज़्यादा दीजिए, और इतना ज़्यादा मत दीजिए कि कोई भी आदमी देखते ही रिजेक्ट कर दे कि ये बहुत एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट है। अब आपको यहाँ 3:20 के बार में काम हो गया ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एंड लिख देते हैं, देयरफॉर प्रोवाइड 325 बार्स एट टॉप, मतलब टेंशन जोन में हमको देना चाह रहे हैं, ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका रेनफोर्समेंट जो है, जो न्यूमेरिकल है वो आपका कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि आपको सिर्फ फ्लेक्सर के लिए करना था। फ्लेक्सर के लिए आप यहाँ पे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दीजिए 3:20 का बार। तो यही 3:20 की जगह पे अगर आप 3:25 का बार दे देते तो ऑलमोस्ट कितना हो जाता, 1500 mm स्क्वायर के आसपास पहुँच जाता। तो कोई भी इसको रिजेक्ट कर देता ना। 316 दीजिएगा तो कम पड़ जाएगा, बीम फेल कर जाएगा। तो आइडियली ये इस तरह से डिटेलिंग करने से आपका थोड़ा मतलब आंसर जो होता है वो ऑलमोस्ट एग्जामिनर भी जो कॉपी चेक करेगा, चाहे वो SSC JEE का मेंस करे, चाहे वो कॉलेज का भी जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर होगा जो कॉपी चेक करेगा, उसको भी पता है कि 316 तो पास नहीं हो रहा, 325 ज़्यादा है। अब आप 320 नहीं देके 220 116 दे सकते हैं, वो भी राइट है, ये भी राइट है। वो डिटेलिंग को आप रूल्स के अंदर में रखे हैं तो वो आपको मार्क्स उसका फुल दे देगा। ठीक है, अब हम लोग क्योंकि फ्लेक्सर पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को सिर्फ ये टॉप का 3 बार निकाल के छोड़ देना है। सिंगली रेनफोर्स अभी पढ़ रहे हैं, डबली रेनफोर्स आएंगे तो नीचे भी बार रहेगा, शेयर पढ़ेंगे तो ये भी आएगा, और इन सबको कंबाइन करके आगे हम लोग डिज़ाइन का न्यूमेरिकल करेंगे ही। ठीक है, तो फ्लेक्सर में हम लोगों का डिज़ाइन एक सिंपली सपोर्टेड हो सकता है, कैंटिलीवर हो सकता है। फिक्स्ड बीम वगैरह अभी डिज़ाइन मैनुअली नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स आता है और उसमें जो आपका स्टिफनेस वगैरह काउंट होता है, तो वो सारी चीज़ों को हम लोग करते हैं। उसका जो एनालिसिस होता है उसका एनालिसिस डिफरेंट होता है, जो कि आपको नॉर्मली डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर में नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग अब तो हम लोग लेटेस्ट में हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो आपके डिज़ाइन ऑफ RCC स्ट्रक्चर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं या आप अपने कॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, आपको हमेशा सिंपली सपोर्टेड, कैंटिलीवर, यही दोनों पे न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है,
तो हम लोग लास्ट क्लास में सिंपली सपोर्टेड का न्यूमेरिकल कर लिए थे, अभी हम डिज़ाइन, और अभी हम लोग कर लिए कैंटिलीवर का डिज़ाइन। तो इसके साथ ही हम लोगों का जितने भी तरह का सिंगली रेनफोर्स सेक्शन में न्यूमेरिकल्स होता था हम लोग वो सारा ही आपका कंप्लीट कर लिए। डिज़ाइन के 2 क्वेश्चंस कराए, एक सिंपली सपोर्टेड, एक कैंटिलीवर, और एनालिसिस के आपके 4-5 क्वेश्चन जो लास्ट वाले क्लास में कराई चुके थे। इतना में आपका सिंगली रेनफोर्स सेक्शन पूरे इंडिया के किसी भी एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव हो कि कॉलेज हो, टोटल कवर हो जाता है। अब इसके अंदर से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, हम आपको न्यूमेरिकल्स वाला तो ये हम टोटल करा दिए, अब हम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए भी तो सारा हम जो छोटा छोटा पॉइंट्स है वो सारा हम नोट्स में आपको प्रोवाइड कर करके दे ही रहे हैं, क्लाउड बना के। आपको वो सब याद रखना है, जितने कॉन्सेप्ट्स में स्टार लगाए हैं आपको वो याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का सेशन आएगा तो वहाँ आप देखिएगा कि अगर आप टोटल लेक्चर पढ़े हुए हैं तो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको आंसर्स पता रहेंगे। और वो जितने क्वेश्चंस रहेंगे वो पहले तो हम लोग करेंगे PYQ, जो प्रीवियस ईयर में SSC में आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं, BPSC वगैरह के लेवल पे जो क्वेश्चंस, AE JE के लेवल पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, गेट के जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो SSC JE लेवल का होता है, कॉन्सेप्ट होता है उसमें भी, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन वो प्रीवियस ईयर होगा, पहले वो डिस्कस करेंगे पूरे RCC में। जब टोटल प्रीवियस ईयर हो जाएगा तो फिर हम आपको एक सेट देंगे, जो कि सेट में जो मेरा पॉसिबल क्वेश्चंस होगा जो कि डिफरेंट अप्रोच से होगा, कॉन्सेप्ट वही सारा रहेगा लेकिन उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इसलिए इंक्रीज करेंगे क्योंकि हो सकता है कि वो PYQ लेवल में जैसे बहुत इजी क्वेश्चंस पहले पूछा जाता था, फिर टाइम के साथ साथ आपका जैसे अब 2000 आप 20, 21, 22 तक पहुंच रहे हैं तो आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज किया जा रहा है। तो हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे कॉन्सेप्ट्स के अंदर में से घुस करेंगे, जिससे आपको एक ओवरऑल एक तैयारी हो जाए कि प्रीवियस ईयर भी आप कर लिए और पॉसिबल क्वेश्चन जो हम आपको बताएंगे कि कितने तरह के आ सकते हैं वो सारा भी हम आपको एक 20-30 क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल बनेंगे पूरे RCC में उसका एक सेट देंगे, जो कि पूरे RCC में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को उसमें कवर कर लेगा। अब कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे अभी नहीं पता, एक एक करके बनाना शुरू करेंगे। इजी क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे हम अपने वाले में क्योंकि वो PYQ में हैं। आप SSC का कोई भी आप पब्लिकेशन का उठा लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2007 से लेकर 2022 तक 15 ईयर्स आप देख लीजिए, 15 ईयर्स में इनिशियल के ईयर्स में इजी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो वो सारी चीज़ें तो PYQ में कवर्ड होंगी, तो हम वो सब चीज़ों को हटा देंगे। हम जो क्वेश्चंस देंगे वो हर टॉपिक में से 2-3 ही होगा, लेकिन वो आपका सारे कॉन्सेप्ट्स को आपका क्या करेगा, ब्रशअप कर देगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये सेशन थोड़ा मिनी है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन जो देना था वो हम लोग इस वीडियो के थ्रू आपको सिंगली रेनफोर्स सेक्शन को कंप्लीट कर दिए हैं। अब नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे डबली रेनफोर्स सेक्शन की तरफ। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।